कल रात को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब लोग ये नोटिफिकेशन देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये खबर झूठी है और फेक है। लेकिन जब इसके तह तक और इसकी गहराई तक लोग जाते हैं तो पता चलता है कि ये खबर झूठी और फेक नहीं बल्कि ये सच्चाई है और ये खबर सही है। ये जो खबर थी तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन अतीक अहमद और इसके भाई अशरफ अहमद की हत्या का था। कल तकरीबन 10:30 बजे के आसपास इन दोनों की हत्या कर दी गई थी और ये दोनों वो माफिया ब्रदर्स थे जिनकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ था। जो सरकारें थी वो भी इससे कांपा करती थी और जो जज हुआ करते थे वो भी इन दोनों से डरा करते थे। दोस्तों, लेकिन ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, जो 3 लोगों ने मिलकर इन 2 लोगों का हत्या किया है, हत्या के पीछे वजह क्या है और ये 3 लोग कौन है, आइए मैं आपको आज के इस कहानी के एपिसोड में बताता हूँ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं अतीक अहमद के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। ये जो अतीक अहमद है, ये इलाहाबाद के चकिया में पैदा हुआ और 1962 में इसका जन्म हुआ था। अतीक अहमद पढ़ने में बहुत ही कमजोर था और 10वीं क्लास में ये फेल हो चुका था, तो इसने जुर्म का रास्ता अपनाया और 17 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल कर दिया। जिसके साय में ये पला बढ़ा, जिसने इसको गुंडागर्दी सिखाया, जिसने इसने माफियागिरी सिखाया, चांद मियाँ, उसको भी इसने कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसका सिंहासन अपना लिया और ये गुंडा राज और ये माफियागिरी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर इसने काफी लोगों का हत्या करवाया, हत्या किया, काफी जमीन भी हड़पा और अब ये इसका पाप का घड़ा भर चुका था। जैसे हर अपराधियों का होता है, जब ज्यादा अपराध कर चुके होते हैं तो एक ही रास्ता होता है, राजनीति अपनाना। ये भी वही करता है और राजनीति में आता है और चुनाव लड़ता है। पहली बार में ही ये चुनाव जीत जाता है और विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद ये तकरीबन 5 बार विधायक का चुनाव जीतता है और 5 बार जीतने के बाद ये 2004 में सांसद का चुनाव लड़ता है और सांसद का भी चुनाव जीत जाता है और सांसद बन जाता है। अब जो जिस जगह से विधायक था वो सीट खाली हो चुकी थी। 2004 में चूंकि ये सांसद का चुनाव लड़ा और सांसद बन चुका था, तो अब वहाँ उपचुनाव होने थे। तो उस समय ये अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव वहाँ से लड़वाता है और जो अशरफ के सामने जो खड़ा था, जो अपोजिशन में था, उसका नाम था राजू पाल। राजू पाल बसपा से चुनाव लड़ रहा था। अब ये चुनाव होता है और चुनाव में जो अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद है, इसकी हार हो जाती है और राजू पाल जीत जाता है। जब राजू पाल जीतता है तो अतीक अहमद गुस्से से लाल होता है और बौखला जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि जिस सीट से वो 5 बार से जीत रहा है और 5 बार से वो चुनाव जीत रहा है और विधायक बन रहा है, उसी सीट पर उसके भाई को हराने वाला व्यक्ति कौन है और उसने हरा कैसे दिया। वो इतना बौखला गया था कि इस राजू पाल को मार देना चाहता था और वो मौके के तलाश में था। इन लोगों को मौका मिला 25 जनवरी 2005 को और मौका मिलते ही राजू पाल को इन लोगों ने हत्या कर दी। दौड़ा दौड़ा कर राजू पाल को मारा गया और राजू पाल की मौत हो गई। राजू पाल के मौत के समय 2 और लोगों की मौत हुई जो राजू पाल के साथ में थे और एक व्यक्ति था जिसका नाम उमेश उमेश पाल था। ये इस मौत का, इस कत्ल का गवाह था और वो कोर्ट में उसको गवाही देना था। लेकिन 2006 का समय आता है और 2006 में इन लोगों ने जो उमेश पाल था उसको किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके उसे डराते और धमकाते हैं और उसे बहुत धमकाया जाता है, शायद मारा पीटा भी जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उसको छोड़ा जाता है और उमेश पाल इनके चंगुल से बाहर आता है और बाहर आते ही वो अतीक की तरफ से बातें करने लगता है। जो व्यक्ति कुछ समय पहले इस कत्ल का गवाही देने वाला था, वो व्यक्ति अतीक के फेवर में बात करता है और अतीक के फेवर में गवाही देता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो व्यक्ति यानी कि उमेश पाल पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद इन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाता है और वो बताता है कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के गुर्गों ने मुझे किडनैप किया हुआ था और जबरदस्ती और धमकी देकर वो अपने फेवर में गवाही दिलवाए हैं। ये एफआईआर दर्ज किया जाता है और अतीक अहमद पर भी कार्रवाई शुरू होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अतीक अहमद और इसके भाई को गिरफ्तार किया जाता है और साबरमती, गुजरात के साबरमती जेल में भेज दिया जाता है। अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई साबरमती जेल में थे, तभी इधर जो उमेश पाल था, इसकी गवाही होनी थी। एक बार गवाही हो चुकी थी और दोबारा इसको कोर्ट जाना था और इसके बाद से फैसला आता है इन दोनों पर कि उससे पहले इसी साल जो उमेश पाल है इसकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में नाम आता है अतीक अहमद का और अतीक अहमद के बेटे असद का और एक गुलाम नाम का शार्प शूटर है उसका और कुछ लोगों का नाम आता है। जिसमें जो असद है और जो शार्प शूटर है गुलाम, उनको तो 3 रोज पहले ही
इनकाउंटर कर दिया गया और उस इनकाउंटर में इन दोनों लोगों की मौत हो गई। और मौत के बाद इन दोनों लोगों की मौत के बाद अभी कल ही अतीक के बेटे यानी असद को मिट्टी दिया गया था इलाहाबाद में। इधर जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद थे वो जेल में थे, साबरमती जेल में थे। तो इस बारे में पूछताछ करनी थी उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो इस वजह से उसको साबरमती जेल से इलाहाबाद लाया जाता है और नैनी जेल ला के रखा जाता है। जब इसको इलाहाबाद लाया जा रहा था तो कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था और काफी काफिला चल रहे थे इनके साथ, बड़े-बड़े अफसर लगे हुए थे और पूरे सुरक्षा के साथ इनको नैनी जेल पहुँचाया जाता है और नैनी जेल लेकर आया जाता है, पूछताछ किया जाता है। इधर जो अतीक अहमद की पत्नी थी शाइस्ता परवीन, वो बार-बार कह रही थी कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई से जेल में ही पूछताछ किया जाए, उसको कहीं और दूसरी जगह न ले जाया जाए क्योंकि उनके जान का खतरा है। अभी 2 हफ्ते पहले जो अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद है, इसने मीडिया से कहा था कि हम दोनों की जान का खतरा है और उसने अपने मौत की तारीख भी बता दी थी और उसने बता दिया था कि 2 हफ्ते के बाद हम पर जानलेवा हमला होगा और हमें मार दिया जाएगा। इधर इन दोनों को कोर्ट से पुलिस रिमांड ली जाती है 5 दिनों का और रिमांड खत्म होने से पहले इन दोनों को मेडिकल चेकअप कराना था और इसी मेडिकल चेकअप की वजह से इन्हें इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर जाया जाता है। रात का समय था, अभी कल की ही बात है, यानी कि 15 अप्रैल 2023। इन दोनों को पुलिस वैन से लेकर जाया जाता है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस वैन रुकती है। सबसे पहले उस वैन से पुलिस वाले उतरते हैं और पुलिस वाले उतरने के बाद अब पीछे आते हैं जहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ बैठे हुए थे। सबसे पहले गाड़ी से अशरफ को उतारा जाता है। अशरफ को उतारने के बाद एक पुलिस वाला अतीक को सहारा देता है और दूसरे साइड से अशरफ सहारा देता है और सहारा देने के बाद अतीक अहमद को पुलिस वैन से नीचे उतारा जाता है। इधर ये जो दोनों थे एक ही हथकड़ी में बंधे हुए थे, इन दोनों का हथकड़ी एक था। पुलिस वाले इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तभी सामने मीडिया कर्मी आ जाते हैं और इनसे कुछ सवाल करने लगते हैं। सवाल करने के दौरान मीडिया वाले पूछते हैं कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो अतीक अहमद कहता है कि आप किस बारे में पूछ रहे हैं और किस बारे में आप जानना चाहते हैं? तो सामने से पत्रकार पूछता है कि आपके बेटे का एनकाउंटर हुआ और उसकी मिट्टी में आप शामिल नहीं हो सके और उसके जनाजे में भी आप शामिल नहीं हो सके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अतीक अहमद कहता है कि पुलिस वाले हम लोगों को लेकर नहीं गए, इस वजह से हम लोग नहीं शामिल हो पाए। अभी अतीक अहमद और कुछ बातें कर पाता, अभी वो गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था, उसके बारे में कुछ मीडिया कर्मी से बताता कि तभी मीडिया कर्मियों में से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और निकल कर वो अतीक अहमद के सर पर यहाँ बंदूक रखता है, गन रखता है और उससे गोली चला देता है सर में और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सबसे पहले तो गोली लगते ही अतीक अहमद वहाँ गिरता है और जो अशरफ था वो खड़ा था, चूँकि इन दोनों का हथकड़ी सेम था, एक ही था। तो जैसे ही अतीक अहमद गिरता है तो अशरफ भी झुकता है उसके तरफ और जैसे ही वो झुकता है उसके ऊपर भी फायरिंग की जाती है और इन दोनों की मौत हो जाती है मौके पर ही। एक के बाद एक तकरीबन 22 राउंड फायरिंग की जाती है और जो वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे, वहाँ पर कोई भी बड़ा ऑफिसर मौजूद नहीं था, सब 2 स्टार और 3 स्टार थे। और ये जब पहली गोली चलती है तभी पुलिस वाले वहाँ से इन दोनों को छोड़कर पीछे हट जाते हैं और दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। किसी भी पुलिस वाले ने हवाई फायरिंग करने की कोशिश नहीं की कि इन लोगों को डराया जा सके जिससे कि ये गोली चलाना छोड़े या इनके ऊपर किसी पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई। जब इन तीनों कातिलों को और तीनों हमलावरों को ये लग गया कि अब इन दोनों की मौत हो गई है, तो वो अपना रिवॉल्वर नीचे रखते हैं और नीचे रखने के बाद अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगते हैं। फिर पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ते हैं और जब पुलिस वाले पकड़ रहे थे, तो ये नारे भी लगा रहे थे। ये तीनों पकड़े जाते हैं और ये तीनों पत्रकार के भेष में आए थे। इनके पास आईडी कार्ड था, माइक भी था और कैमरा भी था और ये पत्रकार के भेष में ही, एक मीडिया कर्मी के भेष में ही मीडिया के बीच में ये चले गए और इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं हो पाई कि इनके पास हथियार है, असलहा है और ये अतीक और अशरफ का हत्या करने के मकसद से आए हुए हैं। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है और उसी हॉस्पिटल में ले जाती है और इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इनमें से एक का नाम लवलेश तिवारी है और लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। पुलिस इसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि लवलेश के खिलाफ काफ़ी मामले दर्ज हैं, काफ़ी एफआईआर दर्ज हैं, इसके खिलाफ मर्डर का भी एफआईआर दर्ज है। और ये जो लवलेश तिवारी है, इसके परिवार वालों से जब पुलिस वाले बात करते हैं तो परिवार वाले मना कर देते हैं और वो कह देते हैं कि उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है और उससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करे, कहीं जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो दूसरा कातिल था, जो दूसरा हमलावर था, उसका नाम था अरुण मौर्य। अरुण मौर्य हमीरपुर का रहने वाला था और ये भी एक अपराधी था, इस पर भी कुछ मामले दर्ज हैं और एक और सनी था, जो सनी था वो कासगंज का रहने वाला था।
सनी के बारे में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि सनी के माता-पिता का देहांत हो चुका है और ये अपने चाचा-चाची के साथ रहता है और ये बहुत ही गरीब परिवार से है। इसके पास ढंग का घर भी नहीं है और जो इसके 2 छोटे-छोटे भाई हैं, वो कबाड़ बीनने का काम करते हैं और ये अपराध के रास्ते पर चल पड़ा था और अपराधी बनना चाहता था। पुलिस इससे आगे पूछताछ करती है इन लोगों से तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग शूटर हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं और हम लोगों के दिमाग में चल रहा था कि कब तक हम लोग शूटर्स का काम करते रहेंगे, दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। हम लोग ये सोच रहे थे कि अपना भी एक गैंग होना चाहिए, हमें भी गैंगस्टर बनना चाहिए, जिससे कि हमारा भी पूरे राज्य में नाम हो, लोग हमारे नाम से भी काँपे और हम चाहते थे कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को मारा जाए, जिसका दबदबा हो और उसको मारने के बाद हमारा नाम हो और हमारा नाम भी हाइलाइट हो। फिर हमें याद आया कि अतीक अहमद और अशरफ को लेकर आया गया है नैनी जेल, इनके खिलाफ साजिश रचनी चाहिए और मौका मिलते ही इन्हें मार देना चाहिए। ये लोग पूछताछ में बताते हैं कि जैसे ही हमें पता चला कि इन लोगों को 5 दिनों का रिमांड लिया गया है, हम लोग फौरन अपने-अपने घर से प्रयागराज में एक होटल में आकर ठहर गए और मौके की तलाश में लग गए इनको मारने के लिए। ये लोग बताते हैं कि 15 अप्रैल को हमें मौका मिला, जैसे ही पुलिस इसको हॉस्पिटल लेकर जा रही थी रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए और उस समय पुलिस वाले कम थे, तो हम लोग तुरंत अपना आईडी कार्ड बनवाए और कैमरा और माइक लेकर मीडिया कर्मी बनकर उस जगह पर पहुँच गए और उस हॉस्पिटल में पहुँच गए और जैसे ही अतीक को लेकर पुलिस वाले वहाँ पहुँचे और पुलिस वाले कम थे, हमें मौका मिला और उन दोनों के ऊपर हमने एक के बाद एक कई फायरिंग किए और उन दोनों की मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और काफ़ी इस मामले में हलचल मच रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। ये जो अशरफ अहमद है, इसने 2 हफ्ता पहले ही कहा था मीडिया कर्मियों से, जब मीडिया वाले इससे कुछ बातें कर रहे थे, तो अशरफ ने कहा था कि हमें जान की खतरा है और हमें 2 हफ्ते के बाद मार दिया जाएगा। इसने अपना तारीख भी बता दिया था 2 हफ्ते पहले ही और 2 हफ्ते के बाद इसको ठीक उसी समय जब उसने बताया था अशरफ अहमद ने, उसी समय इसको मार भी दिया गया। जो अशरफ अहमद है, वो बताया कि इसमें एक पुलिस वाले का हाथ है और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ और फिर अशरफ अहमद एक लेटर लिखता है अपने मरने से पहले और उस लेटर को पहुँचाया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस समय वो लेटर एक लिफ़ाफ़े में है और वो लेटर बंद है और वो जज खोलेंगे और जब वो लेटर खुलेगा तो पता चलेगा कि इस हत्या के पीछे कौन है या उस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। इधर जो ये हत्यारे थे जिन्होंने हमला किया था, इनके पास जो गन था, जो रिवॉल्वर था, जो पिस्टल था, वो बहुत ही महँगा पिस्टल है। इसकी कीमत तकरीबन 4 लाख से लेकर और 8 लाख रुपए तक की है और इस पिस्टल का नाम जिगाना है और ये अत्याधुनिक पिस्टल है और ये तुर्की का पिस्टल है। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था तो इसी पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला को भी मारा गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इतने गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, जिनके पास बढ़िया घर भी नहीं है, उनके पास इतने महँगे-महँगे पिस्टल कहाँ से आए जिनकी रेट 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक की है। इन तीनों के परिवार वाले इनको अपनाने से मना कर दिए हैं और वो साफ अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वो कह दिए हैं कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इन 2 लोगों के कत्ल के बाद यानी अशरफ और अतीक के कत्ल के बाद काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या इनकी मौत के बाद फ़ायदा हुआ है, इनके कत्ल के बाद फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो दोस्तों, फ़ायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है क्योंकि पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के दौरान ये दोनों काफ़ी ऐसे नाम ले रहे थे जिन नाम का अभी खुलासा होना बाकी था। तकरीबन 100 लोगों का इन लोगों ने नाम ले लिया था जिनके ज़रिए से इनके पास हथियार आते थे और जिनके दम पर ये लोग माफियागिरी करते थे। इसमें बड़े-बड़े अफ़सर के भी नाम आते और बड़े-बड़े नेताओं के भी नाम आते, लेकिन ये लोग कुछ खुलासा कर पाते उससे पहले इनकी हत्या कर दी गई और इनकी मौत हो गई और जो अपराध थे वो इन्हीं के साथ कब्र में दफन हो जाएँगे। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला था कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान से है और आतंकवादियों संगठन से है, लेकिन अब जो वो राज था, वो राज दब चुका है और वो राज अब कभी खुलने वाला ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों की हत्या कर दी गई है। नुकसान यही है कि शायद इन दोनों की हत्या नहीं की गई होती, तो जो राज थे, वो राज खुलकर सामने आते और लोगों के सामने आता कि इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। दोस्तों, जब इन दोनों की मौत की खबर परिवार वालों को मिली और जो अतीक का बड़ा बेटा है, जिसका नाम उमर अहमद है, ये लखनऊ की जेल में है। इसको तो रात में खबर नहीं मिली, लेकिन जब सुबह हुआ तो इसको खबर मिली, तो ये खबर सुनते ही उसको जब पता चला कि इसके पिता और इसके चाचा की मौत हो गई है, तो वो जेल में ही बेहोश हो गया और फिर इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा अतीक अहमद का एक और बेटा है, वो भी जेल में है और 2 नाबालिग बेटे हैं, जो इस समय बाल सुधार गृह में हैं। दोस्तों, इन लोगों की भी कब्र उसी कब्रिस्तान में खोदी जा रही है, जहाँ पर असद को मिट्टी दिया गया था और असद के बगल में ही इनकी भी कब्र खोदी जा रही है और जो
अतीक के पिता थे और जो माता थी वो भी उसी कब्रिस्तान में दफन है और उसी कब्रिस्तान में इन दोनों लोगों की भी कब्र खोदी जा रही है। अभी एक दिन पहले यानी कि कल ही जो अतीक का बेटा असद है उसका मिट्टी दिया गया था और उसी दिन शाम को यानी कि कल ही शाम को जो अतीक है और उसका भाई है उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।